नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका निश्चित रूप से पिछले कई दशकों से भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी जो वरिष्ठ नेता हैं वो संघ से निकले हैं और इस समय जिस समय हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने चित्रकूट में, जहां नानाजी देशमुख ने बहुत बड़ा एक कार्य किया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, किसानों के लिए, उसी में भागवत जी ने एक शपथ दिलाई है जिसमें कहा कि जाति से, भाषा से, अलग अलग प्रांत के इस आधार पर नहीं हो, इसकी हम प्रतिज्ञा करते हैं। शपथ दिलवाई अपने समर्थकों के लिए और आग्रह भी किया कि इसी को ही देश भर में प्रसारित किया जाना चाहिए, शपथ ली जानी चाहिए। जबकि राजनीति में जाति का एक मुद्दा बहुत बड़ा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो या देश की अन्य राजनीति में भी इस तरह की बातें आती रहती हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक तरह से विचारक और उसकी कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वर्षों तक एक तरह से काम कर चुके और फिर से वापस संघ में गए राम माधव जी हमारे साथ हैं। राम माधव जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। और बातचीत की शुरुआत में भागवत जी की शपथ से करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जातिगत, ये यादव, ये मुस्लिम, ये ब्राह्मण, ये मंत्री को मत हटाइए चूंकि वो मंत्री ब्राह्मण, ये जो जातिगत समीकरण है और संघ के इस समय में कहने से लोग क्या अर्थ निकाल रहे हैं कि साहब आपको उस जाति के वोट नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए अचानक ही आपने ये बात, मैंने संघ ने बात कहना शुरू कर दिया है कि सब हिंदुत्व, आपकी किताब अभी आई है उसको भी उससे जोड़ दें, या सलमान खुर्शीद की किताब आई उससे भी जोड़ दें। तो ये असली क्या है, वजह है क्या? जातिगत आधार को मानता है संघ, या संघ का एक विचार है कि भाई जो शपथ दिलाई गई है कि हम इस सबसे ऊपर उठ करके पूरे समाज को कैसे जोड़ सकते हैं? आलोक जी, संघ का हमेशा एक स्पष्ट नीति इस विषय पर रही है कि जो अलग अलग पहचान हिंदू समाज में लोगों का होते हैं उसमें जाति भी एक पहचान जरूर है। और भारत में वैसे भी भाषा के नाम पर, राज्यों के नाम पर भी अनेक प्रकार की विविधता है। तो हम हमेशा ये मानते रहे कि इन विविधताओं से ऊपर उठकर हमको एक समाज के रूप में रहना है, काम करना है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि माननीय भागवत जी ने कोई नई चीज बताई हो उस जिस प्रतिज्ञा की बात आप कर रहे हैं। पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपने जो उठाया कि जाति का आज जो एकदम राजनीतिक क्षेत्र में महत्व बढ़ गया है, उसको लेकर संघ का एक हमेशा विचार रहा है कि अगर आज जाति जीवित है तो राजनीति एक प्रमुख कारण है उसके पीछे। अन्यथा समाज जीवन में धीरे धीरे व्यक्ति जाति से तो ऊपर उठ रहा है। विशेषकर अर्बन सेंटर्स में आज जाति की व्यवस्था में जरूर कुछ कमी दिखती है। आपने राज्य का नाम ले लिया उत्तर प्रदेश का, पर केवल यूपी करके नहीं, आपको देश भर में ही यही चित्र मिलता है। लेकिन इसके बारे में मैं इसलिए ध्यान दिलाना चाह रहा था कि इतने वर्ष निकल गए। 97 में मेरे पास संकलन है जिसमें मैंने उनका इंटरव्यू किया था, प्रोफेसर राजन सिंह जी, मतलब जुवैया, जिनको सरसंघ चालक ही थे, और उन्होंने तब कहा था कि हमने कोशिश हम कर रहे हैं इसको किसी तरह से, इस तरह सारे से जो राजनीति के लिए जो भटकंडा की तरह इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संघ, भाजपा सत्ता में उस समय चलिए, सत्ता में नहीं थी 97 में। सुदर्शन जी से भी जब बात हुई थी तो वो कहते थे भाई मजबूरियां हो सकती है, चूंकि गठबंधन हमारा है तो कई लोगों का सहयोग होता है। तो 20-25 वर्ष काम करने के बाद भी क्या संघ और भाजपा के लोग तो अब शीर्ष पर हैं? मोदी जी भी प्रचारक ही रहे थे, गडकरी जी भी रहे, राजनाथ जी भी रहे, उसके बाद भी क्या परिवर्तन नहीं हो सका है? नहीं, मैं नहीं मानता कि बीजेपी जातिगत राजनीति करती हो, वो मैं नहीं मानता। बीजेपी पर आरोप भी लगता है तो आरोप ये लगता है कि आप सांप्रदायिक राजनीति करते हो। जाति का राजनीति बीजेपी नहीं करती है, बट अन्य दल तो करते ही है। आज समाज की दृष्टि से, राजनीति अगर छोड़ेंगे तो समाज की दृष्टि से जो भागवत जी ने कहा था, हम इन चीजों से ऊपर उठना कैसे, इस पर ज्यादा आग्रह होना चाहिए। और उसमें थोड़ा बाधा राजनीति की होती है, वो मैं कह रहा था। हम ना बीजेपी ना संघ जातिवादी राजनीति पर कभी विश्वास नहीं किया है। देखिए, क्या आपको लगता है कि दूसरी पार्टियां, एक पीरियड आया था वीपी सिंह का, उसके बाद ही भाजपा का और शिखर की तरफ गया। मैंने तो जनता पार्टी भी संघ के मुद्दे पर अलग हुई थी, अलग उसको नहीं जाते हम। वीपी सिंह की विफलता का बाद में जो बनी चुनावी हार का कारण एक बड़ा आधार ये था कि उन्होंने मंडल आयोग की और उसको लेकर के जो जातिगत मुद्दा उठाया, और उसकी वजह से उनकी सरकार का भी पतन हुआ और बाद में भाजपा को सत्ता में आने का हुआ। सो क्या, लेकिन दूसरी पार्टियां उसको बीच में दब गई, फिर से वो बहुत
उफान उनकी तरफ बढ़ गया है, इंक्लूडिंग मैंने कांग्रेस भी तो जाति, महात्मा गांधी के हिसाब से तो जाति वाला उसमें भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन आलोक जी, सामाजिक न्याय का विषय और जातिगत राजनीति का विषय दो अलग विषय मैं मानता हूँ। वास्तव में दो अलग विषय है। उदाहरण के लिए हमने शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन दिया था, आज भी जारी है। हम मानते हैं कि सामाजिक न्याय के चलते वो व्यवस्था की आवश्यकता है। उसी प्रकार ओबीसी के लिए कुछ रिजर्वेशंस की बात वीपी सिंह के समय की गई थी। बाद में सबने स्वीकार किया कि वो व्यवस्था एक सामाजिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक है। पर राजनीति में क्या होता है, एकदम जाति विशेष को लेकर पूरी पॉलिटिक्स चलाने का प्रयास होता है। वो आंकड़ा बनता है, यानी अर्थमेटिक बनता है, उसमें फिर विभाजन बढ़ता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से आज हम फॉरवर्ड कास्ट के अंदर भी गरीब जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी कुछ न्याय करने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास तो चलना चाहिए, सरकार की ओर से सामाजिक न्याय की दृष्टि से होना चाहिए। पर क्या हम राजनीति में जाति को इतना महत्व देकर, जो जाति का कोई वास्तव सामाजिक जीवन में वास्तव आवश्यकता दिखती ही नहीं है, आज उससे परे लोग उठकर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे में हमको राजनीति के नाम पर उसको जिंदा इस प्रकार रखना चाहिए क्या? इस पर सभी दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन जैसे अब यह है, मैंने कहा फिर से मैं कहूँगा, जो भैया कहते थे कि भाई कि किसी को ये मत कहिए कि वो दलित मुख्यमंत्री है कि दलित राष्ट्रपति है। अभी जैसे पंजाब में परिवर्तन हुआ, सो कहा गया कि दलित मुख्यमंत्री हैं जब भी कोई, या दलित राष्ट्रपति, जबकि वो उनकी योग्यता के आधार पर पार्टी तय करती है। हमारे राष्ट्रपति जी भी हैं, पहले भी राष्ट्रपति रहे, अलग अलग रहे, ब्राह्मण भी रहे, दलित में से भी रहे, मुस्लिम भी रहे, तो उनको उसको भी, लेकिन जब उस तरह प्रोजेक्ट किया जाता है कि इस जाति को दे दिया बस इसलिए आप वोट हमको दे दीजिए। तो राजनीति में जरूर ये प्रयास होता है, पर थोड़ा ये योग्यता वाली बहस थोड़ा डिफिकल्ट बहस है। होता क्या है, योग्यता समान 4 लोगों की हो सकती है, तो 4 में से एक ही को चुनना होता है, तब आप किसको चुनेंगे? प्रश्न तो वहां आता है। तो उसमें क्या आप व्यापक समाज के अंदर एक सबको अवसर मिलेगा, ऐसा एक जिसको अंग्रेजी में अफर्मेटिव डिसीजन, अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, उस प्रकार आप सोच सकते हैं क्या? वो सोचने में कभी कभी हम जरूर कहते, जैसे हम कहते हैं कि राष्ट्रपति जी हमारे समाज के कुछ निचले वर्ग से आए हैं, ऐसा हम कहते हैं। उसका अर्थ इतना ही है कि जब 4 क्वालिफाइड लोग होने पर, योग्य लोग होने पर भी हम अवसर सबको समान मिले, ये प्रयास कर रहे हैं, उस दृष्टि से देखना चाहिए। ये एक से ही आप तो पुस्तक भी अभी आई है, और कुछ समय पहले हिंदुत्व से जुड़ी बात है। अब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, आप वो लोग हिंदू नहीं है, वो हिंदुत्ववादी हैं, और मैं हिंदू हूँ, असली हिंदू तो मैं हूँ। तो ये जो हिंदू और हिंदू दर्शन, और क्या इसको मैं इस रूप में भी लेना चाह रहा हूँ कि सावरकर जी का तो चलिए वो जेल में रहे, लेकिन हम डॉक्टर हेडगेवार रहे, और अब तक संघ ने क्या दशा दिशा को बदला है हिंदू और हिंदू दर्शन को लेकर, क्या हिंदुत्व को लेकर के समय के साथ साथ? नहीं, वास्तव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमारे राष्ट्र जीवन में, समाज जीवन में आया है, उसका ये जो आप जिन बातों की तरफ रेखांकित कर रहे हैं वो इंगित करते हैं, वो रेखांकित करते हैं। यानी एक समय ऐसा था, हम सब उसके साक्षी है, कि हिंदू कहना सांप्रदायिक माना जाता था। आपको सेकुलर रहना है, हिंदू हिंदू कुछ नहीं है। वहां से आज प्रस्थान यहां तक आ गया कि जो लोग हमको सांप्रदायिक बोलते थे, वो आज हमसे कंपीट कर रहे हैं कि आप अच्छे हिंदू है कि मैं अच्छे हिंदू हूं। आज योगी आदित्यनाथ अच्छा हिंदू है कि राहुल गांधी अच्छा हिंदू है, इस पर बहस हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि हिंदुत्व आज इस समाज जीवन की मुख्य धारा बन गई है। सब उसके साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, एक अच्छी बात है, ये बहस चले, कोई आपत्ति नहीं है। पर केवल राजनीतिक कारणों से, क्योंकि समाज जीवन की मुख्य धारा है, इसलिए मैं जनेऊ पहनकर घूमूंगा और ये सोचूंगा कि रोज मुझे वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। इस देश में सांप्रदायिक राजनीति चलाने वाले दलों में सबसे अग्रणी कांग्रेस रहा है। उनके नेता आज जो हम हिंदू है ये बात कह रहे हैं, वे खुलकर सांप्रदायिक राजनीति देश भर में चला है। जैसे जातिगत राजनीति गलत होता है, वैसे सांप्रदायिक राजनीति भी गलत होता है। तो इसलिए आज एक व्यापक देश के अंदर माहौल है, वो इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा के साथ खुलकर जुड़ता है।
वही कारण है जो कल तक इसको विरोध कर रहे थे। ऐसे ममता बनर्जी भी आज प्रूव करने लगी है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी दुर्गा माता के उपासक हूं। और केजरीवाल जी तो अपनी यात्रा ही अयोध्या के लिए शुरू कर दिए और सभी बुजुर्गों को अयोध्या लेके जा रहे हैं। लेकिन इसमें असली समस्या क्या आ रही है, एक जैसा आपने कहा और जो लगातार संघ का प्रयास था कि लोग उस धारा से आए, युवा पीढ़ी भी बहुत जुड़ी, हो सकता है शाखाओं में संख्या कम हुई या दूसरे ढंग से उसमें लोग जुड़े हों, विचार के ढंग से जुड़े हों, लेकिन उनको लगता है जब ये लिंचिंग की जैसे घटनाएं होने लगती हैं, कहीं कहीं कुछ लोग जो कहते हैं कि हम हिंदू संस्थाएं बन गई हैं जो कहीं हमला कर देती हैं या कुछ ऐसे शब्द कहती है जिससे कि पूरा संघ की भी छवि या बीजेपी कि अब सत्ता में है तो ये तो कुछ कह सकते हैं, तो हमें मार ही देंगे यदि हम राम माधव जी की सड़क के सामने से निकलेंगे और पता नहीं वो पकड़ करके हमें हत्या करवा देंगे कि ये कहीं गाय को लेके जा रहा है। ये जो इम्प्रेशन है ये कितना खतरनाक है और इसको कैसे रोकेंगे सत्ता में रहते हुए? ये बात जो प्रारंभ में आपने कही है बहुत महत्वपूर्ण है, सही भी है कि आज शाखा के बाहर का संघ बहुत बड़ा है शाखा के अंदर की संघ की तुलना में। एक समय ऐसा होता था कि शाखा के अंदर का संघ बहुत बड़ा होता था। आज संघ के विचारों से सहमत होने वाला एक बहुत बड़ा व्यापक वर्ग देश में निर्माण हुआ है, तो वह इस देश के लिए ताकत भी है, अच्छी भी बात है। पर उसमें कुछ ऐसे भी तत्व कभी कभी सामने आते हैं जो एक उग्रता का, एक एग्रेशन का परिचय देते हैं। उनकी भाषा में, वाणी में, व्यवहार में काफी कटुता, काफी नेगेटिविटी, द्वेष दिखता है। तो पहली बात तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म ये दोनों अलग मैं नहीं मानता, ये कोई एक्सक्लूसिविस्ट तो है ही नहीं। तो अगर कोई एक्सक्लूसिव भाषा में इसको प्रयोग कर रहा है, मैं और तुम की भाषा में कर रहा है, तो हिंदू हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए एक्सक्लूजन, हेट, किसी को अलग करना, किसी के प्रति द्वेष रखना, ये हिंदू की व्यवहार हो नहीं सकता है। उस प्रकार के व्यवहार को संघ कभी भी समर्थन नहीं करेगा। हाँ, कभी कभी इसको संघ को जोड़ने का प्रयास होता है, तो हम कहते हैं कि भाई संघ तो आज दुनिया के सामने प्रत्यक्ष सबके सामने है, वो संघ है। तो इसीलिए अच्छी चीज का उसका पब्लिसिटी तो सबके सामने होता ही है, उसका प्रचार सबको मालूम ही है। तो इसलिए जो वो खोटे चीजें होती है, खोटे सिक्के होते हैं, वो उनको संघ से जोड़कर कोई राजनीतिक फायदा लेना है तो अलग बात है, बट संघ उन चीजों का कभी समर्थन नहीं करता। लेकिन योगी जी जब माने वो जो उनकी वेशभूषा ही एक तरह से कि एक हिंदू संस्कृति को प्रदर्शित करती है, तो योगी जी जब औरंगजेब, जिन्ना, वो एक तो लोग उसको इसको इस रूप में मानते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से ये उन सबको कुचलने की बात या उनको उनका दमन करने की बात सत्ता के लोग करने लगे हैं। इसको किस रूप में देखते हैं आप? एक अभी तक पहले भी लोग करते थे, लेकिन यदि उसी वेशभूषा में जब इस तरह के सांप्रदायिक, जिसको यदि कह सकते हैं, वो भाषा का इस्तेमाल होता है तो ये कहीं ना कहीं नुकसान करता है कि नहीं? जो बड़ा परिप्रेक्ष्य जो आप कह रहे हैं गलत है इस प्रकार का सोच रखना कि योगी जी की वेशभूषा के आधार पर उनको जज करने का प्रयास करना एकदम गलत है। इस देश में क्या किसी अन्य मजहब के किसी व्यक्ति जो राजनीति में आया हो, किसी पद पर पहुंचा हो, उनके वेश पर हमने कभी प्रश्न किया क्या? इस देश में कोई अन्य मजहब या अन्य धर्म अवलंबी व्यक्ति ऊंचे पदों पर नहीं आया क्या? तो वो अपना एक विशेष वेश नहीं रखा क्या? आज एक संत का वेश पहनकर योगी जी दिखते हैं तो उनके ऊपर सांप्रदायिक ढंग से टिप्पणियां करना क्या उचित है क्या? वास्तव में लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योगी आदित्यनाथ जी का सरकार इन द लास्ट 5 years। इतना डेवलपमेंट फोकस्ड सरकार, इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली सरकार, एक योग्य मुख्यमंत्री के रूप में वो उनको आज उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से मानती है। उत्तर प्रदेश में आज विरोधी भी एक बात को तो मान लेता है कि भाई योगी जी के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा, नहीं तो जो राज्य माना जाता था कि बिहार के बाद एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए हेवन माना जाता था, इस राज्य में आज लॉ एंड ऑर्डर एकदम पक्का है। लेकिन ये जो माना जाता था कि संघ में भी जो सरसंघ चालक हैं एक समय यही कहते थे कि भाई मुस्लिम जो हैं उनको हम तो 98% को हम अपना ही मानते हैं। अब ऐसा लगता है कि भाजपा या संघ में भी कुछ लोग क्या ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नहीं भाई इन सबको जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना थी जिसको लेकर के चर्चा उस रूप में की जाती, हिंदू राष्ट्र का मतलब है मुसलमान नहीं रहकर कि वो सब हिंदू ही धर्मावलंबी जैसे माने जाएं, जो आक्रमणकारी करते थे वो शायद सत्ता में आने वाले लोग कर सकते हैं। ये जो भ्रम बनता है तो असली विचार कहाँ है? नहीं, वास्तव में तो आज संघ का स्टैंड
नॉट इवन 98%। तो अभी तो हम कहते हैं कि भाई 100% आप भी इस देश धर्म परंपरा, इस देश समाज परंपरा के हिस्से है। इसलिए संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का एक बयान था, एक वक्तव्य था कुछ महीना पहले कि हम सबका डीएनए एक है। मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा था हम सबकी डीएनए एक है। काफी विवाद हुआ, विवाद अंदर ज्यादा हुआ संगठन के अंदर। आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसमें ये प्रश्न उठा कि आप कैसे कह सकते हो डीएनए एक है। पर संघ का ये कहना प्रारंभ से है, इस देश का मुसलमान जैसे यूरोप का मुसलमान है तो वो बाहर से यूरोप में गया है। भारत का मुसलमान कोई बाहर से आया नहीं है। लंदन में मुसलमान पाकिस्तान से, ईरान से, सीरिया से, अदर कंट्री से गया। इसी प्रकार यूरोप का है। इंडिया का ऐसा नहीं है। यहाँ का मुसलमान, यहाँ का ईसाई, यहाँ का ही समाज का हिस्सा इतिहास के क्रम में कहीं अपना मत परिवर्तन किया, पंथ परिवर्तन किया। तो उसके कारण वो अपने पूर्वजों से नहीं कटता, इतिहास से नहीं कटता, परंपरा से नहीं कटता है। यह संघ की हमेशा की धारणा रही है। संघ ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो मानते थे कि भाई काशी ये मेरे लिए भगवान का घर है। जितना आनंद मुझे काशी में मिलता है कहीं नहीं मिलता। मैं इस समय का उदाहरण दे रहा हूं, मैं कबीर रसखान के उदाहरण नहीं दे रहा हूं। आज भी ऐसे करोड़ों हजारों मुसलमान हैं जो मानते हैं कि हमारा मजहब अलग हो सकता है, हमारी परंपरा संस्कृति हम सब समान है। संघ इसी बात का पक्षधर हमेशा रहा है। भाजपा चूंकि सत्ता में आई और उसकी भागीदारी को लेकर के उसमें कि मुस्लिमों की भागीदारी नहीं दिखना, ऐसा लगता है कि वो हर जगह मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश हो या राष्ट्रीय लोकसभा में भी हो, वो नहीं करती। और आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी तक हैं और ऐसा नहीं है कि आप संघ में रह करके भी भाजपा को विचार की दृष्टि से उसमें कहाँ कोई ऐसा कांटा है जिसकी वजह से उनको भी वैसा नहीं लगे कि हमें भी सत्ता में वैसी ही भागीदारी मिल सकती है या मिलती है। नहीं, ये जो चुनावी राजनीति जो होती है उसमें जो वोट देता है या जीत कर आता है वही तो सत्ता में आगे आएगा। हमें कुछ जगह मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिलता है, कम मिलता। हमें जब मैं कहता हूं भाजपा को नहीं मिलता, इसके कारण वहां आपको प्रतिनिधि नहीं दिखता होगा। बट देखिए, इस देश का सर्वाधिक मुस्लिम रहने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है, वहां बीजेपी सरकार में ही रही है। वहां हमारे पास मुस्लिम एमएलए होते थे, 2 मुस्लिम एमएलए होते थे। हम सत्ता में रहे तो हमारा बड़ी संख्या में मुस्लिम भी हमारे पार्टी के अंदर पदाधिकारी है, चुनकर आने वाले भी है। प्रतिनिधित्व तो बढ़ना चाहिए। मैं मानता हूं कि मुसलमानों की भाजपा में ज्यादा प्रवेश होकर वो भी अच्छे पदों पर आए, अच्छी बात है। आज गिनने के लिए कुछ लोग हैं, एक नकवी साहब दिल्ली में है, एक शाहनवाज हुसैन साहब बिहार में है, एक शायद मंत्री यूपी में है। कम संख्या में है, संख्या बढ़नी चाहिए, तभी बढ़ेगी ना कि वो समाज भी बीजेपी के साथ जुड़े, बीजेपी में आए, वोट दे, तब उनकी संख्या बढ़ेगी तो धीरे धीरे उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। बीजेपी या संघ हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन आप देखिए ना, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल, दिग्विजय सिंह 5.5 लाख से हारे। राजनाथ सिंह जी भी अच्छे वोटों से लखनऊ से जीते। अहमदाबाद से अमित शाह जी भी, मतलब जिनकी बने इन सब लोगों की छवि अपने अपने ढंग से अलग है। आप कहें दिग्विजय सिंह तो बहुत ही कट्टर बीजेपी और संघ के विरोधी रहे, तो वहाँ, लेकिन उसके बाद भी वहाँ मुस्लिम कहीं ना कहीं वोट वो भी तो मिला ही होगा। इसलिए ये कहना कि वो हमारे साथ नहीं आया है इसलिए उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये नहीं है। ज्यादा संख्या नहीं आना, यानी हर जगह हमको मुस्लिम वोट भी आज मिलना एक्चुअली बड़ा है। इनफैक्ट मोदी जी का जो ट्रिपल तलाक के ऊपर जो बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है, उसके बाद मुस्लिम समाज के अंदर भी विशेषकर महिला वर्ग में वगैरह में भाजपा का समर्थन बढ़ा है। ये बढ़ने के कारण आज उनका पार्टी में प्रतिनिधि भी बढ़ रहा है। आपने ये ठीक तलाक वाला मुद्दा कहा। अभी कल कैबिनेट ने फैसला किया है, लड़कियों की उम्र शादी के लिए 21 वर्ष की जा रही है। और इस पर कई और जो संघ से भी जुड़े लोग हैं, राजस्थान के संजय दीक्षित वगैरह, उन तो बाकायदा ट्वीट किया कि उसमें अन्य संप्रदायों के लोग, मतलब मान लीजिए मुस्लिम और दूसरे जो धर्म के अवलंबी हैं, वो तो शामिल नहीं होते हैं। तो क्या ये समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में इसको आगे बढ़ने वाला कदम कहे जो संघ और भाजपा की रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं? खैर, मैं इसको रणनीति नहीं मानता। भारत के अंदर एक समान नागरिक संहिता हो, यह हमारा तो डिमांड हमेशा रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट में तो 5 बार जजमेंट आया है अभी तक, 5 टाइम्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में चाहिए। उस दिशा में कुछ कदम हो रहे हैं, जैसे ट्रिपल तलाक हटाना, वो एक बहुत बड़ा कदम है। मोनोगमी को लाने के लिए जो कानून बन रहे हैं वो भी बड़ा कदम है। धीरे धीरे इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो अपने आप जो इस समय
कुल मिलाकर क्या है जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत भी 5 चीजें बची हुई थी। उनमें मैरिज एक विषय था जो अभी भी है, जो जिसे आप कह रहे हैं मैरिज है। डिवोर्स एक विषय था, वो खत्म हो गया। ट्रिपल तलाक समाप्त होने के बाद वो भी एक प्रकार से कॉमन सिविल कोड के अंतर्गत आ ही गए हैं। सक्सेशन, एलिमोनी, एडॉप्शन, ये 3 विषय बचे हैं। धीरे धीरे उन पर भी काम होगी तो सब एक ही धरातल पर समान नागरिक संहिता की दिशा में आएंगे। इसी तरह काशी, अयोध्या और मथुरा, फिर से मथुरा पर बल्कि किसी ने पिटिशन लगाई, वो अलग बात है जब जगह चल रहा है, लेकिन लगता है कि साहब वो भी एक ऐसा लक्ष्य है जो इससे वाराणसी तुलना करके और अयोध्या के जो विध्वंस वाली घटना है उससे उसको जोड़ा जाता है। इस दृष्टि से संघ की क्या नीति है? तो इतिहास की दृष्टि से तो ये सच्चाई है कि आइकोनोक्लाज्म एक समय भारत में बहुत प्रचलित था। कई मंदिर तोड़े गए। 3 मंदिरों को लेकर हिंदू समाज की तरफ से आग्रह थी, मथुरा, काशी और अयोध्या। पर हमने 91 में जो कानून लाया था, 93 में जो कानून लाया था, उसके तहत अयोध्या छोड़कर बाकी कोई मुद्दा हम विवाद का मुद्दा नहीं बनाएंगे। ये हमने एक कानून भारत के अंदर इस समय विद्यमान है। पर आज मोदी जी ने जो काशी में जो किया है वो एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन भी पूरे देश के लिए, ऐसा मैं मानता हूं। पेंडिंग दिस डिस्प्यूट्स, चलिए वहां जहां मंदिर था वहां आज मस्जिद खड़ा है, मथुरा में भी और काशी में भी, वो बाजू रखे तो जो मंदिर थी उसकी हालत क्या थी? क्या हिंदू समाज ने इसकी चिंता की थी? क्या मंदिरों को हम जो है उनको ठीक चला रहे? इस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। आज सरकार के नियंत्रण में मंदिर होने के कारण मंदिरों की रख रखाव की जो चिंता जितनी होनी चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो इस पर एक व्यापक विचार होना चाहिए। मस्जिद हटाने की जरूरत नहीं होगी? नहीं, मस्जिद देखिए, जहां जो परिवर्तन आना था वो अयोध्या में वो हो गया, एक पक्ष था। बाकी जगह मस्जिद हटकर उसी स्थान पर मंदिर आना है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? क्या हम भी 16वीं सदी में चले जाए? जिस चीज को औरंगजेब ने किया वो चीज हम 21वीं सदी में कर दे? हम 16वीं सदी से 21वीं सदी में बदले ही नहीं है। 21वीं सदी में अगर वो परिवर्तन आना है उसका तरीका दूसरा होना पड़ेगा। वो तरीका क्या होगा? या तो आप मुस्लिम समाज से वार्ता करके समझौता के माध्यम से उसका निदान निकालो, या जुडिशियल रास्ता एक हमेशा रहा है, ये हम मानते रहे। इसलिए अयोध्या के लिए भी हम जुडिशियल वर्डिक्ट के लिए सालों साल इंतजार किए हैं। तो इसलिए कुछ लोग जो हिस्टोरिक रॉन्ग्स को राइट करने के लिए बात करते हैं, हमें उस राइट जो करना है वो तरीका 21वीं सदी का होना चाहिए। तो आप भविष्य बने, हम चूंकि इस कार्यक्रम का नाम ही कल, आज और कल है, तो आप कैसा भविष्य भारत का देखते हैं? उसको हिंदू राष्ट्र की तरह देखते हैं या एक संपूर्ण सशक्त भारत जिसके लिए ये कहने की जरूरत नहीं है, जैसे कहना चाहिए कि ये संस्कृति है हिंदू इंडिया नाम या हिंदुस्तान नाम, तो गांधी जी भी हिंदू स्वराज ही बोलते थे जिसकी चर्चा करते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र है। नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, पूरा वर्णन जो उसमें आता है, जो बेटी को उन्होंने लेटर के रूप में लिखा, पूरा वर्णन आता है। तो हमारे संस्कृति का ही वर्णन आता है, हमारा कितना भव्य संस्कृति रहा है, यही वर्णन आता है। यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। इस देश की सनातन सभ्यता संस्कृति की कल्पना ध्यान में रखकर चलना, ये हिंदू राष्ट्र है। इस बात को आज सब मानने लगे हैं। आज आवश्यकता है इस बात के कि हम सब ने समझा इस महान संस्कृति की हम सब वारस है, हमारा इनहेरिटेंस है। तो इस संस्कृति के अंदर जो गलतियां है, कुरीतियां है, इसको दूर करने के लिए सब मिलकर काम करना चाहिए। मुख्य बात, आनंद का जीवन सबको मिले, इसके लिए अर्थव्यवस्था ठीक करना चाहिए। चलिए, तो इसका मतलब है कि एक सकारात्मक राम माधव जी भारत को एक सशक्त राष्ट्र देखना चाहते हैं और जाति और उस तरह के जो भी समस्याएं हैं उससे निपट कर ही भारत आगे बढ़ सकता है। राम माधव जी ने आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगली बार फिर हम एक नए मेहमान के साथ बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। इंडिया न्यूज़ पर आप हमारी इस बातचीत पर आपकी जो प्रतिक्रिया हो अवश्य भेजिए, हमेशा स्वागत है। धन्यवाद।